अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। पिछले 48 घंटों से मईशत, IMF और एमनेस्टी स्कीम्स का जिक्र हो रहा है। गो के हमने कोशिश की कि रात गए जो दो कॉमन डिनोमिनेटर्स एक आम आदमी की ज़िंदगी में जिससे फ़र्क पड़ता है, महंगाई और बेरोज़गारी, उसके तनाजुर में हर चीज़ को देखा जाए। मुश्किल है, ये काम आसान नहीं है क्योंकि इधर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की भी बात होती है, आगे लॉन्ग टर्म प्लान्स की भी बात होती है। लेकिन आज जो है काबीना ने अप्रूव कर दिया PTI का पहला एमनेस्टी स्कीम, जिसको ये एमनेस्टी स्कीम नहीं कहना चाह रहे। एमनेस्टी स्कीम नहीं है, बज़िद है हुकूमत वक्त। इस हवाले से ये सिर्फ एसेट डिक्लेरेशन है जो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अब पास की जाएगी। मगर PMLN ने, ऑपोजिशन ने बड़ा वैलिड एक पॉइंट रेज़ किया है। ये कैसे हो सकता है कि जब जिस पॉलिसी को इमरान खान और असद उमर गालियाँ निकालते थे, वो आज पॉलिसियाँ ठीक कैसे हो गई? जो हमारे लिए हराम थी वो आज इनके लिए हलाल कैसे हो गई? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। गो के अब से थोड़ी देर पहले शब्बर जैदी साहब भी वज़ीर ख़जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये एक अनोखी अपॉर्चुनिटी है, नथिंग यूनिक अबाउट इट। इसमें कुछ अनोखा नहीं है। हमारी तारीख से लेकर आज तक डिक्टेटर्स हों, सिविलियन गवर्नमेंट्स हों, एमनेस्टी स्कीम्स आती चली गई हैं और शायद इतने तवातर से आई हैं कि वो अनटू इट सेल्फ ही डिस्करेजिंग हो जाता है बहुत से लोगों के लिए टू कम इन टू द टैक्स नेट या डॉक्यूमेंटेशन अपनी करवाएं, क्योंकि वो कहते हैं नेक्स्ट वाली में करा लेंगे। मगर ये मुख्तलिफ है। कहा जा रहा है ब्लैक को वाइट करने की एक अपॉर्चुनिटी है। कहा जा रहा है कि आप इकोनॉमी में अपने एसेट्स को डाल के फाल बना दीजिए। साथ ये भी बताया जा रहा है कि फ़लसफ़ा जो है इसके पीछे वो डराने धमकाने का हरगिज़ नहीं है, बल्कि लोगों को इनकरेज करने का है कि रियल इकोनॉमी के अंदर आके पार्टिसिपेट कीजिए। और बहुत इस स्कीम को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी, जितना सिंपलिस्टिक किया जा सकता है, ना कि पेचीदा इसके अंदर ऐसी डिटेल्स हों जिसके ऊपर जस्ट टू रैप योर हेड अराउंड इट बड़ा वक्त लग जाए। दो तीन चीज़ें हैं जो ज़रा हट के हैं, कैश इन हैंड के हवाले से, रियल इस्टेट के हवाले से, बेनामी कानून के हवाले से, जो वैसे तो PMLN की हुकूमत में जो है वो हरकत में आ गया था, उसका वजूद बिल्कुल मौजूद था, मगर PMLN की जाते जाते जो एमनेस्टी स्कीम थी उसके अंदर उसको नाफिज नहीं कराया गया। 2019 में इस साल नाफिज कराया जाएगा, ये बताया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज गिल साहब तहरीक इंसाफ की, हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब PMLN की तर्जुमानी करेंगे, और सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, साबिक केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलमान शाह साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो मुझे आई वॉन्ट योर रिएक्शन, आपका रद्द अमल क्या है इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के हवाले से? जी, आई थिंक इट्स समथिंग विच इज़ नीडेड एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि देखें, अगर आपने टैक्स नेट को बड़ा करना है तो सम और दी अदर आपने जो लोग टैक्स नेट के बाहर हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा। और एक सिंपल स्कीम है जो कि अप्रोप्रिएट है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी इसी की तरफ पॉइंट करती है कि आप अपने एसेट्स जो हैं वो जस्टिफाई कर लें, लीगल कर लें, तो वेदर दे आर इन पाकिस्तान और अब्रॉड वो बेहतर हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर साथ साथ इसके अगर आप टैक्स के निज़ाम को भी ठीक कर लें, अगर टैक्स के निज़ाम को भी सिंप्लीफाई कर लें, और जो ये एमनेस्टी में जिस तरह से आसान तरीके से बना दी है, तो एक रेगुलर तौर पे भी अगर एक आसानी पैदा की जाए, लो टैक्स रेट्स हों, ट्रांसपेरेंट हों, ऑटोमेटिक हों, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द टैक्स अथॉरिटी ना हो, जिधर असल घपला मचता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को आप ठीक कर लें, तो फिर आपको एमनेस्टी देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आई थिंक एमनेस्टी उस वक्त दी जाती है जब आपका निज़ाम फेल हो गया होता है, और आपका निज़ाम, आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। और ये अच्छी बात होगी कि अगर 15 से 18 लाख हमारे इस वक्त हैं डायरेक्ट टैक्स पेयर्स, उस 19,60,000 एक्टिव आपके टैक्स पेयर्स हैं 22 लाख की आबादी में। अल्हम्दुलिल्लाह, 22 करोड़ की आबादी में 22 करोड़, सॉरी, हाँ, उसको अगर आप इंक्रीज कर लें, कम से कम 50 लाख तो होने चाहिए। लेकिन वो उसी वक्त होंगे जब आप निज़ाम को सिंप्लीफाई करेंगे। जब निज़ाम अगर हैरेसमेंट का निज़ाम होगा, हैसल का निज़ाम होगा, बहुत एक्सेसिव टैक्सेशन का निज़ाम होगा, और उसमें हेरा फेरी होगी, कॉम्प्लेक्स होगा,
आपको डेटा इतना इकट्ठा करके रखना पड़ेगा कि उसके लिए पूरा एक आपको अकाउंटेंट और अपना डिपार्टमेंट और इस किस्म की चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो ये SME से ये काम नहीं हो सकती। इवन मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कंप्लायंस करना। सो आई थिंक शब्बर जैदी साहब के लिए बहुत बड़ा जो चैलेंज मेरी नज़र में है वो ये है कि आप इस सारे निज़ाम को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये मुझे सलमान साहब अगर आप इजाज़त दें, मसला FBR कुछ पॉलिसीज़ और आर्बिट्राज ऐसा बना देता है कि ये देना भी मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आपके ऑडिट करने वाले भी कहते हैं भाई ये ना भरें पूरा, कुछ इधर दे दें, बाकी मामला हल हो जाएगा। बाकी आपकी ताजिर बरादरी जो है वो हमेशा हम देखते हैं हर एमनेस्टी स्कीम में बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है, बट इट्स काइंड ऑफ आई वुड से इट्स काइंड ऑफ अ कैश 22 पोजीशन। आप देखिए रोते भी सबसे ज्यादा है, टैक्स चोरी भी यही करते हैं। याद होगा मेहर, जब ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में हमने टैक्स को सिंप्लीफाई किया था और उसके लिए हमने एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम लाए थे जिसके तहत हमने ये कहा था कि कोई टैक्स पेयर जो है उसको हैरस नहीं किया जाएगा और टैक्स पेयर ख़ुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करके फ़ाइल करेगा टैक्सेस, और जो भी वो फाइल करेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और पहले 3-4 साल का हमने ये भी कहा कि आपका ऑडिट भी नहीं होगा और सो आपको नोबडी इज़ गोइंग टू नॉक एट योर डोर एंड आस्क यू फॉर मनी। और वो इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि आर रेवेन्यूज़ वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 300% एंड उस वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स वर इन द टैक्स नेट। अनफॉर्चुनेटली जब जरदारी साहब के का टाइम आया तो FBR ने उनको कन्विंस कर लिया कि जी ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो है ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम जाके कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जरदारी साहब ने वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम को बैक बर्नर पे डाल दिया और उसको ओपन अप कर दिया, हर चीज़ को ओपन अप कर दिया फॉर स्क्रूटनी बाय द FBR। तो FBR ने फिर खूब मौज की और अभी तक वो मौज कर रहे हैं। सो आई थिंक कि अब आपको वो जो शब्बर जैदी साहब ने पहले 1-2 स्टेप्स लिए हैं जिसमें उन्होंने कुछ पावर्स को कर्टेल किया है। कारोबारी मराकज़ और दफातर पे भी अब छापे नहीं बनेंगे विदाउट, व्हिच इज ग्रेट। मच फर्दर अगर वो जब तक ये पूरी तरह आगे नहीं जाएंगे और एक निज़ाम को आसान नहीं मैं मच फर्दर पे आऊंगी सर, मुझे मच फर्दर आपसे ज़रा समझना है, मगर अगर इजाज़त दीजिए मलिक साहब मुझे एक बात बताइएगा। 2-3 नुकात तो बड़े बेहतरीन है, वैसे भी 33% टैक्स पे बढ़ा तो दिया इन्होंने PTI ने, 14 लाख डार साहब छोड़ के गए थे, बड़ा तो है। फिर ये अच्छे कुछ इकदाम भी लिए जा रहे हैं। मुझे ये बेन सर माहिर मुईशत, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, हमारी ज़मीनी हकायक, हमारे इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके भी देखा जाए तो इसे कहते हैं यही ज़रूरत थी, अहम तर ज़रूरत थी अभी। तो फिर मुईशत पे सियासत क्यों सर? जी शुक्रिया मेहर। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे इसी पर मुझे एतराज़ है कि मुईशत पर सियासत क्यों। तो बड़ा राइटली ऑफ़र किया था लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इन द वेरी बिगिनिंग के चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात कर लें, टैक्स बेस ब्रॉड होना चाहिए, किसको इनकार है। अगर ये टैक्स बेस ब्रॉड करने के लिए प्रीवियस गवर्नमेंट्स कोई इंसेंटिव दें तो वो चोरों को प्रोटेक्शन देने की बात की जाती रही, तो क्यों मैशत पे सियासत? ये बुनियादी बात है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और अगर कोई भी अच्छा काम विद दिस इंटेंट ये अगर उसको पॉलिटिकल गिमिक्री के तौर पे ले लिया जाए कि जस्ट बाय ट्विस्टिंग वर्ड्स कि आप कहें कि ये एमनेस्टी नहीं है और ये इट इज़ जस्ट आप एक कोई इसको और नाम दे दें, आपके किसी तरीके से आपने टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कोई इनिशिएटिव दिया है, तो इट डजंट हेल्प। बात स्ट्रेट करनी चाहिए। इकोनॉमी पे बात, मईशत पे सियासत तब नहीं होगी जब मईशत पे झूठ नहीं बोला जाए। अगर डॉक्टर सलमान शाह साहब की कोई अच्छी बात है तो मुझे माननी चाहिए कि वो बात अच्छी थी, और अगर मेरी किसी एक्ट के नतीजे, आपको लग रहा है ये हुकूमत मईशत पे झूठ बोल रही है, गलत बयानी से काम ले रही है? देखिए ये इनिशियली जो IMF के साथ इनका वायदा हुआ है, इनके पास और रास्ता क्या है? इनके पास इन्होंने सबसे पहले कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करने की बात की है, कोई रेवेन्यू जनरेट करने की बात की है। तो एमनेस्टी तो फौरी तौर पे इन्होंने देनी है टू एक अपना दिखाने के लिए कि हमारी टैक्स बेस वाइडन हो रही है, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। अपनी पहले की जो पोजीशन है जो एक ब्लैक इकोनॉमी पे या अनडॉक्यूमेंटेड
सिचुएशन में खड़े हैं उससे हम बेहतर करके कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो ये उससे मतलब पहली बात है। तो मानना पड़ेगा कि हमने इनको ये कहना पड़ेगा कि ये जो भी बात कर रहे हैं ये इसी IMF के साथ किए अरेंजमेंट के तहत करने की बात है, इसमें इतराज़ नहीं है हमें सिर्फ एतराज़ इस बात पे कि अच्छे काम को भी भोंडे अंदाज में करने का एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है जो आज की हुकूमत करती है। अगर टैक्स बेस बढ़ानी है, देखिए पिछले 8 माह में जिस तरह की जबरी एक ज़िल्लत भरी इन्वायरमेंट FBR के अफसरान जो उन्होंने लागू की हुई थी बैंक्स में कि टैक्स का नोटिस उठाया और लोगों के अकाउंट्स तक डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे, जो आते साथ चेयरमैन FBR ने उसको रोका तो अच्छा किया, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकता हूँ। इट्स अ गुड स्टेप, लेना चाहिए था। लेकिन जब फौरी तौर पर आके शोर मचा के पूरे इन्वेस्टर को शाये हुए करा दिया, हर तरह से पूरी इकोनॉमी, टू मच ऑफ रेगुलेशन, इतनी रेगुलेशन कि लोग पैसा लेके साइड पे खड़े हो गए और 8 माह के अंदर पूरी सूरत हाल वहाँ खड़ी कर दी कि आज अगर ये IMF के पास जाना था तो हम कह रहे हैं कि ये बहुत पहले जाना था, आते साथ जाना था। ये 8 महीने में अब जितने पैसे क्या आपकी मुज़ाकराती कुव्वत और पोजीशन भी तो कमजोर हुई है ना, इसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं है सर, इसके ऊपर तो हर कोई मुत्तफ़िक़ है। एक वक्फा ले लूँ, गिल साहब फिर आपके पास आना है। ये हलाल हराम सच झूठ ये कैसे हो जाता है सर? हर चीज़ अपोजिशन के लिए ख़राब होती है, आप लोग करते हैं तो जस्टिफाइड हो जाती है। एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो हाउ डज दिस वर्क सर? उनके लिए हराम, आपके लिए हलाल, उनके लिए डाकुओं चोरों को कवर देने की बात, बल्कि 2018 में ही सर, लेट्स नॉट गो टू फार बैक, मैं आपको खान साहब को कोट करना चाहती हूँ। खान साहब ने कहा ये एमनेस्टी स्कीम को हम मुस्तरद करते हैं, जिसने एमनेस्टीज अवेल की इन सबकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये डाकुओं चोरों करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बात है। कौन देता है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? जी मैं देखिए बड़े सादा थे, लाइम थे, क्या बात थी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, आप एक छुरी उससे खरबूजा काट लें या किसी का पेट फाड़ दें, ये आपका यूज़ है। बहुत आला। SROs इशू होते रहे इस मुल्क में किसी एक फैक्ट्री के लिए SRO इशू करना कोई बुरी बात नहीं, एमनेस्टी इशू करना भी कोई बुरी बात नहीं। जब खान साहब बोलते थे तो वो उस इंटेंट पे बोलते थे जिस इंटेंट के साथ वो काम किया जाता था। अमेरिका में भी कर्जे लिए जाते हैं। हम जब कहते हैं कर्जे लेना बुरी बात है, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो भी कर्जे लेता है वो बुरा करता है। आपने अगर कर्जे लेके ह्यूमन डेवलपमेंट की है, अगर आपने कर्जे लेके कोई ऐसी चीज़ की है जिससे आपका मुल्क पाँव पे खड़ा हो रहा है, तो कर्जा लेना भी बुरी बात नहीं है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अगर ज़मीन आप खरीद रहे हो तो बेशक कर्जा लेके खरीद लें, वो बुरी बात नहीं है। जितना भी कर्जा मिलता है ज़मीन, क्योंकि आप जायदाद बना रहे हैं ना, लेकिन ऐसे काम ना करें कर्जा लेके कि जिसमें अब क्योंकि छुरी पे हाथ आप लोगों का है, तो इसलिए आप कह रहे हैं हलाल है। उनका हाथ था पेट फाड़। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो तो आपके मजा आ रहा है मलिक साहब, वो तो आपके सामने फट गया पेट, आपके सामने हमारे जो हालात हैं वो आपके सामने इकोनॉमी के। मलिक साहब की हुकूमत जब छोड़ के गई है हुकूमत, तो 2018 का जो फिस्कल डेफिसिट था वो 3.4 ट्रिलियन था। 3.4 खरब आपके आम आवाम के लिए कि हम जो कमा रहे थे और जो खर्च कर रहे थे, जो हमारा डेफिसिट था पूरा, वो ये था। अब बड़ा सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप घर चलाती होंगी अपना, अगर आपकी 100 रुपये इनकम है, आप 200 रुपये खर्च कर रही हैं, ऊपर से आप सब्सिडीज़ भी दे रही हैं, और फिर आप धड़ल्ले से कहते हैं ये हमारा मॉडल है जी, या तो आप सब्सिडी दें कहीं से कि आप तेल निकालते हैं मुल्क में से तो सब्सिडी दें, या टैक्स लें। टैक्स नेट तो आके हमने बढ़ाया जितना बढ़ाया। अभी मलिक साहब कह रहे हैं कि बिहार की रेवेन्यू कलेक्शन PMLN के टाइम पे बहुत हाई थी, गो के एक्सपोर्ट्स पर डिडंट इंक्रीज, ऑल टाइम लो था हमारी हिस्ट्री के अंदर, मगर आप भी अभी 0.1% पे खड़े हैं एक्सपोर्ट्स पे। सर आपने कौन से तीर मार लिए? हमें तो टाइम लगेगा ना, अब एक्सपोर्ट ऐसा तो नहीं होता आए तो ऐसे बढ़ गई। एक्सपोर्ट के लिए हमने उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को हमने सब्सिडी दी, वो बहुत खुश हैं। पहली दफ़ा उन्होंने मीडिया पे आके उन ताजरों ने सबने कहा कि जी हम इससे एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाएंगे, और आपको साल 1.5 साल में इंशाल्लाह नज़र आएगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि एमनेस्टी पहले जो आती थी वो ये थी कि मैं आपके पास आया, मैं कहता था मेरे पास 3 अरब है, ये लें % टैक्स और मुझे एमनेस्टी दे दें, आप मुझे सर्टिफिकेट इशू कर देते थे। अब नहीं पता वो पैसा कहीं है नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान में टैक्स पर्पसेस के लिए आपने रजिस्टर होना है इस एमनेस्टी में, उसके बाद आपने वो पैसा बैंक में जमा करवाना है, कैश इन हैंड नहीं होगा, जिस तरह PMLN के अभी टाइम पे हुआ था। यही चीजों पे हम एतराज करते थे। असल तो बात यही, लोगों ने तो पूरा मुस्तकबिल सफेद कर दिया ना, जब हम ये अच्छी बात है ना। सड़क बनाना कभी कोई बुरी बात होती है?
लेकिन अगर सड़क बना के उसके ऊपर आप आधा पैसा खा जाएं तो बुरी बात हो गई। हॉस्पिटल बनाना कोई बुरी बात हो सकती है कभी दुनिया में? अगर आप हॉस्पिटल बना के आधा, ये टीवी शो करना बुरी बात हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे वन साइडेड करें तो ये बुरी बात होगी। तो कोई भी चीज जब आप करते हैं, कोई भी, मतलब मलिक साहब होते ही ना इधर, आप सिर्फ मुझे मेरा मौकफ देने देते तो शो तो फिर भी चलना था, बट बुरी बात हो जाती, जस्टिस ना रहता। अब ये एमनेस्टी आई है, इस एमनेस्टी का और उसका फर्क ये है कि इसमें वो तमाम चीजों को केटर किया गया जिन पे हम एतराज करते थे कि ना वो लोग बाद में टैक्स देते हैं, ना वो किसी अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, कैश इन हैंड, प्रॉपर्टी की एवैल्यूएशन, आपका मतलब प्रॉपर्टी की एवैल्यूएशन जो है वो लोग अपनी मर्जी की करते थे, अब मार्केट रेट पे होगी और एफबीआर के रेट्स भी देखे जाएंगे। सो जो एतराजात थे उनको दूर करके हम एक एसेट डिक्लेरेशन लाए हैं, उसे आपका जो दिल करता आप कह लें, हमें कोई एतराज नहीं है। हम असल में एसेट डिक्लेरेशन को लोग अपने एसेट डिक्लेयर करें और जो एसेट छुपाए हुए हैं उनको। अच्छा, मुझे मैं एक सवाल उठाऊंगी सलमान साहब, टाइमिंग के हवाले से। हमने पीएमएलएन की आखिरी एमनेस्टी स्कीम जब देखी सर, और बड़ा जबरदस्त उनका एटलीस्ट ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई हम लोगों की रेवेन्यू कलेक्शन उससे हो गई, मगर अभी भी एफबीआर का शॉर्टफॉल कहीं ना कहीं 300 अरब तो बनेगा ही सर। तो इस अब जो ये टाइम फ्रेम दे रही है ये हुकूमत तहरीक इंसाफ, ये आपके नज़दीक काफ़ी है? इज इट इनफ? देखिए, आई थिंक वी नीड टू गेट दिस डन वेरी क्विकली, और इसलिए वो दे रहे हैं, और देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक सक्सेसफुल होती है, क्योंकि अगर ये टैक्स ईयर के अंदर अंदर आ जाएगी तो बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं। सो टाइम इज़ आल्सो राइप। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेडलाइंस दी जा रही हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर इस डेडलाइन के बाद कोई एक और इसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है। बट द पॉइंट इज़ नॉट कि आपने ये जो है एमनेस्टी को एक सर्टन डेडलाइन में करना है। पॉइंट इज़ कि आपने रिफॉर्म्स करनी है। एमनेस्टी इज़ जस्ट वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन, कि आप एक मौका दे रहे हैं और लोग उसमें अगर जो लोग बाद में कंपैरिजंस करेंगे कि 9 अप्रैल को जो पीएमएलएन लाई थी एमनेस्टी 100 अरब उन्होंने उससे कमा लिया था, और अगर अब इनसे कंपैरिजन करेंगे वो गलत कंपैरिजंस होंगे। इनका मकसद, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है ना, तो पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। पीएमएलएन नहीं, पॉलिटिक्स असाइड, इस एसेट डिक्लेरेशन का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन तो नहीं है। एसेट डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि वो एक टैक्स पेयर और एक टैक्स एसेट जो है वो सामने बुक्स पे आ जाएगा, जो एक रेगुलर इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, सियासत तो सियासत है ना, वो चलती रहेगी, उसके बगैर तो दैट स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर मलिक साहब यहाँ बैठ के ना डिस्कस करें और गिल साहब ना जवाब दें तो फिर क्या मज़ा आएगा उस चीज़ में? तो फिर आपका प्रोग्राम तो बंद हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम नहीं बंद होता, कहने का थोड़ी सियासत खत्म हो जाएगी, मेरा प्रोग्राम नहीं बंद होता। आई थिंक वो वाकई खासे प्रोग्राम बंद भी हो सकते हैं अगर आप सियासत को इसमें से मेरा मकसद कहना है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को एक अच्छे निज़ाम बनाने की ज़रूरत है, और टैक्स सिस्टम जो है सब बेनामीदारों का खोज लगाना मुश्किल नहीं, शब्बर जैदी ने आज कहा। इज दैट ट्रू? इत्तेफाक करते हैं आप? शब्बर जैदी साहब ने किसी डेटे की बेस पे बात की है, उन्होंने कुछ चीज़ें देखी होंगी जो एफबीआर ने कलेक्ट की हैं, तो उनकी बेसिस पे वो ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। सो मैं उनकी अभी बात सुन रही थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान में 30-40% बेनामी असासे जो हैं, अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो वो हम कॉन्फिस्केट कर लेते या तो हम चांस देते कि आइए डॉक्यूमेंट करवाइए, वरना आप जानते हैं कानून तो कहता है या तो भाई जेल जाना पड़ेगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, वरना उसका उस हवाले से आपको फिर भी नफाज तो करेंगे, अरेस्ट है या सीजर है, यानी जब्त कर लेंगे एसेट को। सो आपको लग रहा है इससे 2 बातें समझाएं तनाजुर में। पीएमएलएन के टाइम पे जब एमनेस्टी स्कीम आई थी, ये वजूद में था इनका बेनामी 2017 का या 18 का था, सॉरी 17 का ही था, बन चुका हुआ था। इन्होंने नहीं उसको नाफिज कराया, ये कह रहे हैं हम नाफिज करा रहे हैं। ले मैन की लैंग्वेज में समझाएं कि क्या मतलब है। बात ये है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम क्योंकि इतना कठिन है और इतना डिफ़िकल्ट है, और उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि उसकी वजह से आप करप्शन भी कर सकें, एक्सट्रैक्शन भी कर सकें, और उसका एम ही कुछ डिफरेंट है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक इनफॉर्मल इकॉनमी बन चुकी है। जो हम 40-50% बात करते हैं कि इकॉनमी इनफॉर्मल है, उस इकॉनमी को आप एक ही तरीके से फॉर्मल कर सकते हैं कि उनको ये एहसास हो कि इनफॉर्मल रहने से नुकसान है और फॉर्मल होने से फ़ायदा है। और फॉर्मल जब वो होंगे तो एक तो टैक्स का बोझ कोई इतना ख़ास ज़्यादा नहीं होगा, और नंबर 2 फिर वो ग्रो कर सकेंगे और अपने
आमदन बढ़ा सकेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकेंगे। सो ये एक नॉर्मली तो नहीं, मैं कहूँगा एक डिस्टॉर्शन है जिसको आपने ठीक करना है। और मेरा ख्याल है अच्छा। कि सिर्फ फोकस अगर हम सिर्फ एमनेस्टी पे करेंगे तो वी आर मिसिंग द पॉइंट इज़ कि अब हाँ। आपको पूरा निज़ाम को दुरुस्त करना है ताकि एक आसान निज़ाम हो, ताकि लोग अपना बिजनेस। मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ सर, और मुझे लगता है इस दफा शब्बर जैदी वगैरह भी यही बात रिएटरेट करते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हाँ मॉनिटर करनी चाहिए कि किस हद तक वो निज़ाम को सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए मसलन अगर आप ये समझते हैं कि एक छोटा दुकानदार है, वो एक इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, उसके साथ उसकी एक बैलेंस शीट होगी और वो ऑथेंटिकेटेड होगी और उसको वो FBR के सामने रखेगा और उसका लगेगा कि इसकी इनकम क्या है और इसके असासे क्या हैं, तो वो निज़ाम नहीं चल सकता इस मुल्क में, क्योंकि आपका मुल्क की उस लेवल की डेवलपमेंट अभी नहीं हुई। आपकी जो अच्छा। टेक्नोलॉजी, आपके इवन FBR के पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जिसके साथ ये आसान तरीके से हो सकता है। सो आपको निज़ाम वो वाला बनाना है जो सूट करता है पाकिस्तान की साइकी को, पाकिस्तान की बिजनेस को, पाकिस्तान के बाज़ार को। सो ये एक और चीज़ भी देखें ना सर, ये मलिक साहब आप तो लाहौर में रहते हैं, आप जानते हैं रियल एस्टेट का वैसे ही पूरे मुल्क में पहिया जाम हुआ है, चीखें निकली हुई थी, एंड दैट वाज अ बिग पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, गो के इनफॉर्मल ब्लैक कह लीजिए। मगर अब ये 1% का कहा गया है, यानी कि आप 1 लाख दे के 1 करोड़ का प्लॉट जो है वाइट कर सकते हैं। सो रियल एस्टेट में भी मुझे कुछ एजेंट्स वगैरह से बात हो रही थी, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं इससे तो अब हरकत वापस आएगी एक मुंजमद सिस्टम में। नहीं देखिए, रियल एस्टेट की लोग इस एमनेस्टी स्कीम को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। ये इसमें तो कोई अब दूसरी सोच नहीं हो सकती कि जेन्युइनली जब रियल एस्टेट किसी मुल्क में भी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी फ़ायदा देती है और पैसा बड़ी सर्कुलेशन में आता है। जब हमने देखा है कि इतनी ज़्यादा रेगुलेशन थी कि रियल एस्टेट का जो काम करने वाले लोग थे पिछले 8-9 माह में, वो भी बड़ी बुरी तरह से बेयकीनी का शिकार थे और किसी तरफ कोई एक्टिविटी थी नहीं। एक्चुअली इट वाज अ स्टैंड स्टिल, और ये स्टैंड सो माइनस द पॉलिटिक्स आप इसको सराह रहे हैं इसे? नहीं देखिए, मैं पॉलिटिक्स असाइड मेरा ये मानना है कि जब भी आप एमनेस्टी दे रहे हैं तो बेसिकली उससे आप कर क्या रहे हैं कि आप एक टैक्स कंप्लाइंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, कि जो भी बिजनेस जी लेकर आए। तो मैं एमनेस्टी के खिलाफ कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो मेरी गवर्नमेंट दे या इनकी गवर्नमेंट दे। मुझे एतराज़ किस बात पर होगा? मेरा बड़ा बेसिक एतराज़ है कि देखिए कल नेशनल असेंबली प्रोरोग हुई, आज हम एक ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं। हमारा ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बुनियादी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी किसी भी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक या टैक्स बेस को ब्रॉड करने के इनिशिएटिव पर मेरी इनपुट, जो ऑपोजिशन की इनपुट है, कल को जो इनकी इनपुट थी मेरे दौर में, आपको रिस्पांस कैसा आएगा? एक तरफ आज आपकी इन्वायरमेंट क्या है, आपकी सर, आई रिमेंबर डार साहब के टाइम पे भी ऑर्डिनेंस पे धड़ाधड़ काम हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन की जब जिक्र हुआ था और बात छिड़ी थी, और आपको पता है किस तरह फिर सारा कुछ ठप हो गया। आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि अगर डार साहब के टाइम पर भी ये पार्लियामेंट में नहीं गया था और एक दिन पहले अगर पार्लियामेंट प्रोरोग हो रही होगी और अगले दिन ये ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आ रहे होंगे, तो बेसिक एलिमेंट टू मेक इट अ सक्सेस आप खुद उसमें से निकाल रहे हैं ना। तो वही बिल्कुल पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए सर। इसमें मसला है क्या? देखें, ये एक एक्चुअली बुनियादी तौर पे जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी कोई इकोनॉमिक इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं होगा। सर वो तो नहीं होता दिखाई दे रहा। आज भी देखा है अमीर मुकाम के बेटे को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज साहिबा की बड़ी सख्त ट्वीट आई है इस हवाले से, और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिक्र किया है कि इस तरह तो मामलात नहीं चल सकते। अगर इंतकाम की सियासत ही खेलनी है तो फिर हुकूमत को खुद भी तैयार हो जाए। अब दिखाएंगे, क्योंकि मुल्क में सियासी इंतकाम के नए बाब का इजाफा हो गया है और सब बड़ी सख्त है ये। मरियम बीबी ने कहा, फिक्र ना करो, तुम्हारा यौम हिसाब भी करीब है, हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, तुम्हारे खिलाफ अंबार लगेंगे। देखिए, ये गिल साहब आपके पास बैठे हैं और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि सरदार अवैस खान लगारी के ऊपर जो मुकदमा इन्होंने कायम किया है वो बड़ा ही बेसलेस, बड़ा बिल्कुल ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल है। एंटी करप्शन पंजाब ने एक पंजाब फॉरेस्ट की जो कंपनी थी जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किसी भी फोरम पर बात की जाए, जो यानी अखबार का इश्तिहार था उसको बुनियाद बनाकर एक FIR दर्ज कर दी।
यानी एक ये सीरीज है, ये सरदार अवैस खान से स्टार्ट हुई है, ये अमीर मकाम साहब के बेटे तक जारी है, तो पॉलिटिकली नजर आ रहा है कि क्या क्या जा रहा है। तो यानी कि अगर आप लोग ताजिरों के दफातर में और मराकज के अंदर कह रहे हैं FBI छापे नहीं मारेगा, मगर ये सियासी छापे कब रुकेंगे सर? देखिए मैं पहले तो पिछली बात को कर लें क्विकली, क्योंकि बात हो रही है एमएनएसटी इकोनॉमी की। तो मैंने आपको कहा कि जो फिस्कल डेफिसिट था फिजा सब साथ क्रिएट होनी है। जी बिल्कुल, बाबू भी डरा हुआ है, ब्यूरोक्रेट फाइल नहीं साइन कर रहा, क्यों डरा हुआ है? हालात की वैसी आपने जान हमारा जो खर्चा आ रहा था, इनका बताया कि 2018 में 3.44 ट्रिलियन हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 37 बिलियन था। इन नंबर्स के बगैर कैसे चलेगा? क्योंकि इस नंबर्स आपकी अगर तनख्वाह कम कर दें तो आप कैसे छोड़ेंगी उसको, अगर गुजारा ही नहीं हो रहा घर का, पैसा आ क्या रहा है और जा क्या रहा है? ये यहाँ पे समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपनी उन टीम मेंबर्स के लिए जिनकी तनख्वाहें मैटर करती हैं घर चलाने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र करें मुझे। जी मैं यही आपको बात करने लगा हूँ। महंगाई आसमान से नहीं आ जाती, महंगाई आपके किए हुए कामों से आती। आज हम जो काम करेंगे अगले 10 साल ये काम उसका फेस करेगी। उसका ऐसा थोड़ी होता कि 5 साल में हम कैपिटल जब लूज होगा उसको किस तरह आप खड़े होंगे जब पूरी एलियनेट की होगी ऑपोजिशन? देखिए अगर तो हम आपको तो अभी जरूरत है साथ खड़े हो के, हाँ ये मुल्क की जरूरत है, अभी बात करना होगा। एक मिनट में आपको बताता हूँ, पहले तो मुझे आर्गुमेंट अगर पूरा करने देंगी तो आर्गुमेंट बनेगा ना, ऐसे तो अगर इंटरजेक्ट करेंगी मैं बात ही नहीं कर सकूंगा। देखिए जिस चीज में ये हमारे फाटा बिल पे ये हमारे साथ खड़े, वेलकम करते हैं हम। अगर एक पॉजिटिव बात करते हैं या ये करते हैं साथ खड़े हैं, लेकिन हम एक बात करते हैं उसमें से ये कोई और चीज करवाना चाहते हैं, फिर ये बेशक ना साथ खड़े हो। हमें नहीं चाहिए उस साथ उस चीज का साथ नहीं चाहिए जहां पे हम अपना एजेंडा नहीं पूरा कर पाते। आप ये कहते हैं फलां के खिलाफ केस कर दिया, फलां के खिलाफ, ये जो कुछ हुआ है आपके सामने जो नंबर्स हैं, ये भी तो किसी ने किया है इस मुल्क के साथ। आप मुझे बता दीजिए आज से साल पहले सब अच्छा था इस मुल्क में? किसी ने तो कुछ किया है ना इस मुल्क में जो हम इस हालत तक पहुंचे हैं कि 6,000 से 30,000 पे हम कर्जे ले गए अपने। किसी ने तो लूट मार की है यहाँ पे। 1000 बिलियन की हम बिजली बेचते हैं और 1000 बिलियन की बेचते हैं और 1300 बिलियन हमें कास्ट करती है। जब पीपल्स पार्टी ने छोड़ के गई कोई सर्कुलर डेट नहीं था गैस का, 260 अरब ये छोड़ के गया गैस का। कौन देगा? वो गैस की कंपनियां बंद कर दें। ये हर जगह पे बड़े आराम से कहते हैं जी हमारा मॉडल सब्सिडी का था। ओ भाई कहां से लाते हैं आप सब्सिडी? या तो टैक्स ले लोगों से ज्यादा, अमीरों से टैक्स लें। आप या तो अमीरों से टैक्स लें ज्यादा, आपका हक बनता है, बिल्कुल सब्सिडी दें गरीबों को। या आप कर्जे लेके मुल्क को दवालिया करके आप जहां दिल करता है सब्सिडी दे रहे हैं। फिर आपसे स्टार्ट करूंगी। आई अंडरस्टैंड विरसे में तो कभी मैं वक्फे के बाद बिल्कुल वक्फे के बाद आप बताएंगे कि सर ये किस तरह इस फिजा के अंदर इन्वेस्टर खुश होगा, किस तरह इस फिजा के अंदर बाबू खुश होगा, किस तरह। मैं बताता हूं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो गिल साहब बताइएगा, ये क्या लगारी साहब से शुरू होते हैं, मीर मकाम के बेटे पे आ गए, अपने BRT का कोई हिसाब नहीं देता, NHC ने जिधर से कोई काम नहीं स्टार्ट किया, 4 साल हो गए उस सड़क को बने हुए, अब आके कह रहे हैं आपने 2 या 2.5-3 करोड़ के ऊपर उन्होंने करप्शन की है, वो भी मजाकिया लग रहा है PMLN को। वेयर डज दिस स्टॉप सर? उनको तो जी सब कुछ ही मजाकिया लग रहा है, बट ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये कि 500 तकरीबन जो हमारे पास है वो 55 तकरीबन 550 जो है वो 55 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट हैं यहाँ पे, और उसमें से सिर्फ 19 लाख लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं। मैं 55 करोड़ सॉरी कह दिया, 550। इसमें से सिर्फ 19 लाख जो लोग हैं वो 5 करोड़ 50 लाख लोगों के बैंक अकाउंट हैं, और उसमें से सिर्फ 19। अब आपको लगा पता कि कितनी संगीन है हुकूमत चलाना? अच्छा उसमें आप तो कहते थे हम आएंगे एकदम सब सही हो जाएगा, आपने बॉन्ड्स भी निकाले पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के लिए, क्या हुआ? ऐसा नहीं, कोई संगीन नहीं है, महर संगीन नहीं है। इस सिस्टम को खराब किया हुआ है, उसको हमने ठीक करना है। दूसरी तरफ आप देखें जो गैस में ये छोड़ के गए, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम गैस में जो 40% लोअर वाला तबका उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो वनरेबल है, क्योंकि आपने महंगाई की बात की। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया 640% जो लो एंड यूजर्स हैं MMBTU गैस की कीमत है उनके लिए, हम सब्सिडी के साथ 40% उन लोगों को 128 रुपए 300 से कम जिनके यूनिट होंगे उनको हम 216 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं। उसमें 75% जो सार्फिन है आपके वो कवर हो जाएंगे। एहसास और BISP को भी दुगना कर दिया, उनको 180 अरब कहाँ जाएगी? अच्छा, अब मिडिल क्लास जो है उसके लिए भी हम लेके आ रहे हैं। जैसे आपने ये देखा कि टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, उसमें आप प्रॉपर्टी के टैक्स को ले रहे हैं, उनके ऊपर हम वजन इवेंचुअली कम करेंगे टैक्स का जो लगा हुआ है। इवेंचुअली से मुराद
Of course it will take little time. अब इस नए बजट में one more year. कितने अरब के Maybe one नए more year. taxes आ रहे हैं? दोबारा ये समझिए महर, ये आपका, मेरा, मलिक साहब का, सबका इकट्ठा घर है। इसको चलाने के दो तरीके हैं, या तो 100 रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपए खर्चा है, या तो 100 रुपए बाहर से कर्जा डालते जाओ और डूबते जाओ, या टैक्स ज्यादा दें, थोड़ी देर महंगाई बर्दाश्त करें और अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज करें। ये दो ही तरीके को ना मेरी जेब में, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 साल में पहली हुकूमत है जिसने $39 बिलियन वापस करने अगले 5 साल सर, जो अगले 3 सालों में 24 बिलियन हमने वापस करने। ये एशिया की हिस्ट्री में भी ना, इससे आपके अंडरस्टैंड होने से मसला हल नहीं हो जाता ना। समझ लें, आपके सिर्फ अंडरस्टैंड करने से मसला हल नहीं होगा। मेरे भाई, पहली दफा हुकूमत में जो अब पॉलिटिकल कैपिटल लूज होएगा, जो वैक्यूम क्रिएट होगा मिसट्रस्ट अवाम के साथ, वो कोई मिलिट्री पावर भी आपके लिए पूरी नहीं कर सकती। इंशाल्लाह अवाम वो इस आप बात जितने को भी इदारों की बैकिंग लेने को फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह अवाम ये समझेगी हम कौन सा कहीं लूट के ले गए, हमारे को बाहर के सरे महल बन गए, हमने को अपार्टमेंट्स बना लिए, हम कहां ले गए, आपके साथ काम कर रहे हैं, यहां पे काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बात कर, सिर्फ बात खत्म है। 24 बिलियन आपकी जेब में है, मलिक साहब की जेब में है, सलमान साहब की जेब में है, मेरी जेब में तो नहीं है 24 बिलियन जो अगले 3 साल में वापस करने। तो किसने देने? ये जो मुनीर अहमद, ये आपके कैमरामैन, इन सब लोगों ने देने, पाकिस्तानी पब्लिक ने, जिनके नाम पे इन्होंने कर्जा लिया हुआ है। तो कहां से देने वो पैसे? या कर्जा लेना पड़ेगा, या कर्जा लेना पड़ेगा, टैक्स, या चीजें महंगी खरीदनी पड़ेगी। आप तो हमें इस तरीके से मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं जैसे ये सारा किया धरा हमारा है। हम इस मेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 बिलियन 3 साल, इस साल हमने 9 बिलियन देने हैं, 2 बिलियन हम IMF से ले रहे हैं। IMF को ऐसे बना दिया जैसे हमने बड़ा जुर्म, इनके कर्जे वापस करने के लिए IMF में जाना पड़ रहा है। पहले 5 IMF से पैकेज दिए, 1980, 1981, 1994, 97, 2001, एक अरब का होता था। इनसे पूछिए 2008 में 7.4 बिलियन का कर्जा क्यों लिया पीपल्स पार्टी ने? 4.3 बिलियन का 2013 में इन्होंने क्यों लिया कर्जा? किधर से वापस करें वो? मेरी जेब से है, मलिक साहब देते हैं मुझे, इन्हें क्या 24 बिलियन दे, मैं इधर सारी मुझे एक सेकंड ठहरे ना, फ्री कर देता हूं हर चीज। और भाई मुल्क हम सबका 22 करोड़ का है। गिल साहब एक सेकंड लेंगे बाहर से, आपको वो वापस करना पड़ना महर। गिल साहब वापस उनको नहीं करना पड़ना। गिल साहब जरा गुजारिश, गिल साहब सुने तो सही ना, आपको और मुझे वापस ये कैमरामैन को करना पड़ना है, वापस रेडी वाले को करना पड़ना है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब दुखी है, एहतजाज कर रही है कि सास ने क्या निजाम चलाया पिछले 30 साल। अब मुझे आप थोड़ी इजाजत देखिए, मुझे एक सेकंड है, मुझे थोड़ी इजाजत पत्ती थी ये मलिक साहब जो है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब एक सेकंड सर, मुझे प्लीज अलाउ मी टू से समथिंग। देखिए बात ये, डॉक्टर साहब हम ये बात मेहर, अगर डॉक्टर शाह आपके साथ हैं तो मुझे इस चीज की खुशी होगी कि ही इज द बेस्ट पर्सन, राइट पर्सन आपके पैनल पे आज जो इस बात को बता सकते हैं कि देखें इकोनॉमी, मेरी पॉलिसी आपकी पॉलिसी से मुख्तलिफ हो सकती है। आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नहीं लेती, या जो इनकम्बेंट ने आज लिए हैं कल को आने वाला नहीं लेगा। ये अपनी पॉलिसी किसी की हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट्स जब आती हैं, गवर्नमेंट्स, पिछली गवर्नमेंट्स के पाकिस्तान में 70 साल से सबको पता है, मैं कोई माहिर मुईशत नहीं हूँ, लेकिन मेरी पॉलिटिकल इंसाइट तो है ना। मुझे पता है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग की आई तो उनके बर्डन को उठाया, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग के बर्डन को उठाया, तो एवरीबडी न्यू दैट कि ये बात क्या कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम इनसे बात इस चीज़ की नहीं कर रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं उस नॉन परफॉर्मेंस की 9 माह के अंदर, हम इनसे बात कर रहे हैं इस 9 माह के अंदर बढ़ती मुश्किलात की, हम इनसे बात कर रहे हैं उस, देखिए वो तो मान चुके, खान साहब ने अपनी इतराफ की अपनी टीम को जब तब्दील किया। नहीं, I disagree. I completely disagree. जबरदस्त काम कर रहे थे, जबरदस्त काम कर रहे थे। कई दफा आप अपनी मेरी मेहनत को को बात चीजें नहीं होती। नहीं डॉक्टर साहब मुझे बात इजाजत दे दें। देखिए प्रॉब्लम क्या है। जी जी सर, प्रॉब्लम ये है कि इसमें इस वक्त हम एक ऐसे गवर्नेंस के एक ऐसे मसले का शिकार हैं कि जहां पर एक फरीक जो हुकूमत कर रहा है वो बात सुन के समझने को तैयार नहीं है। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसको ऑपोजिशन चाह रही है एट द कॉस्ट ऑफ सिस्टम, इस खौफ के तले, एट द कॉस्ट ऑफ सिस्टम। एग्जैक्टली, हम चाह रहे हैं कि ये चल जाएं। हमें अंदेशा है कि जिस तरह की इनकी ये विद बैड गवर्नेंस, एनीवेज विद बैड गवर्नेंस somehow you can survive, but with this inferior politics you cannot. ये तो पूरा मामला है, गवर्नेंस की भी बदतरीन मिसाल है और पॉलिटिक्स की भी बदतरीन मिसाल। What are you? This is what it is. Go ahead, tell me. This is a divided.
वैसे system चलाएं जैसे system चलता रहा है पहले, हम नहीं चलाना चाहते पॉलिटिकल, हमें बख्शिए ना ना ना, हम घाटे में सलमान शाह साहब से भी एक बात, हम घाटे में अच्छे मैडम, हम ऐसा सिस्टम नहीं चलाना चाहते, हम 5 साल पूरे नहीं सलमान करना शाह साहब चाहते जिसमें मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क की चूल्हे हिल जाए और हमारा सिस्टम चल जाए। ये 9 माह में आपने इतना बुरा किया डॉक्टर शहबाज गिल मलिक साहब के दिमाग में इतना बुरा किया जो 70 साल में कोई नहीं कर हमें इस मुल्क को चलाना है। जो कमाल कर रहे हैं, ऐसे तो आप अपना घर नहीं चला सकते, मुल्क चलाना दूर की जो बात गांव में बैठे हुए फकीर हसैन को कोई ना कोई चीज देगा, आप बाहर निकल कर देखें जो गांव में बैठा आदमी है वो कर क्या रहे हैं आपके साथ। एक अजीब किस्म की यहाँ पे थेरी बेची गई इस मुल्क में। आप मेरे साथ चले ना डॉक्टर साहब, सिस्टम कब ठीक होता है जब आम डॉक्टर शहबाज गिल साहब 8 साल सिस्टम 10 साल सिस्टम चला है, इस सिस्टम ने 6000 से 30000 कर्जा कर दिया। नहीं, इसके इस दुल्हन के बचने वाले लक्षण नहीं जी। 3.4 आपने खर्ब कर दिया। दुल्हन अपने ना ये बात नहीं, दुल्हन बसे ना बसे, दुल्हन सच बोलेगी। दुल्हन को इससे कोई लेना देना नहीं, बसती है या उजड़ती है, सच बोलेगी दुल्हन। मुझे बहरहाल दुल्हन अजीज है, मैं चाहता हूं कि घर बसाती रहे। हम हमारी कुताई हो सकती है इस हद तक कि जो हमने कोशिश की उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। नहीं, दुल्हन का मुझे लग ये रहा है कि लेकिन चूल्हा हांडी से भी वाकिफ नहीं है, ना हमारे बच्चे दुल्हन जो है मसला ये है मलिक साहब, ना हमारे बच्चे चाइना जाते दुल्हन सुगर नहीं है, मसला ये है ना हम माल बना रहे हैं। तो वो मलिक साहब की खैर वो सास है, उनकी आदत है, वो जो भी कह रहे हैं। ये सास बहू के ड्रामों से हटके मगर ऑन मोस्ट सीरियस नोट्स, ये टीम भी जबरदस्त चाहिए होगी और ये बहुत सी तनकीद हो रही है कि ये टीम ही इंपोर्टेड है, ये टीम ही मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। इज दिस ऑल रेटरिक? क्या आम आदमी को समझना चाहिए कि इसको सियासी रेटरिक समझ के साइड पे कर दे? ये हैं प्रोफेशनल लोग, ये हैं जबरदस्त तजर्बा रखने वाले शख्सियात, सारी इनको वक्त देना चाहिए। मैं सबसे पहली बात यह है कि हमें कुछ चीज़ों जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं ना उसके ऊपर तो हमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए। नंबर 1 फैक्ट ये है कि आपके ऊपर इस वक्त बैरून मुल्क कर्जे जो हैं तो वो तकरीबन 100 अरब डॉलर के हैं, 100 अरब डॉलर। बिल्कुल। और इनका एवरेज रिपेमेंट पीरियड है 6.5 साल। एवरेज रिपेमेंट इज़ ओनली 6.5 years। इसका मतलब ये है कि हर साल कम अज़ कम मिनिमम 10 अरब डॉलर आपने वापस करना है और वापस करने के आपके पास कोई पैसा नहीं है उसको वापस करने के लिए, और ये मामला चलता रहेगा अगले 5 साल 6 साल। सर अब चीन और यूएसए और यूएई को जो एक बात थी कि रोल ओवर कर दें कर्जा, उसके क्या इम्कान हैं? उसके साथ आप ये भी देखें कि आपका जो तजारती खसारा है वो 35 अरब डॉलर था। अब थोड़ा सा जो पिछले 9 महीने में जो डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से, कुछ इंटरेस्ट रेट चेंज करने की वजह से वो कुछ कम हुआ है, और अभी भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो 18-19 अरब डॉलर था वो 15 अरब डॉलर है। सो 15 अरब डॉलर अगर हम कर लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट और 10 अरब डॉलर आपका लोन वापस करना है तो 25 अरब डॉलर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास डॉलर्स की, जो आपके पास नहीं है। इसलिए IMF का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज़रूरी इसलिए है लाइफ लाइन है, वो तो सर इस पे तो बहस ही नहीं है। खड़ा होगा तो ये 25 अरब डॉलर का इंतज़ाम आप नहीं कर सकते। आपने ये आपके पीछे खड़े होंगे, फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे IFIs आएंगे, उसके साथ साथ एक आखिरी सवाल पूछना है आपसे सलमान साहब। कैपिटल मार्केट्स में भी आपने तकरीबन हर साल में 3-4 दफ़ा कोई बॉन्ड्स आपको इशू करने पड़ेंगे और आगे से उसको लॉन्ग टर्म करने पड़ेंगे, ताकि ये जो 6 साल का रिपेमेंट पीरियड है इसको 10, 15, 20, 25 साल तक आप लेके जाएंगे। सो ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसको खासा टाइम लगेगा। उसके साथ साथ आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहती है कि जी हमें दुनिया की सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं और हम दुनिया में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। फिर आप देखेंगे इस गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे रहे हैं ताकि वो जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके कंपेटिटिव हो सके। से मेरा वक्त खत्म हो गया। सलमान साहब मुझे एक बात मुख्तसरन बता दें। क्वेश्चन ये है कि बहुत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं और ये आसानी से नहीं होंगे। और आपने बात की प्रोफेशनल टीम की, उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आपके पास प्रोफेशनल टीम हो। उसको ज़रा आप देख लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स
ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, आपको मैं सिंप्लीफिकेशन समझ गई सर। मेरा आखिरी सवाल, 22 मई को असद उमर साहब ने कहा है कि वो स्टैंडिंग कमेटी में बताएंगे कि उनने आईएमएफ के साथ किस लेवल तक अग्रीमेंट की थी, किन कंडीशंस पे, और ये क्या करके आए हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में जो भी प्रोग्राम इस वक्त आईएमएफ के साथ हुआ है, ये अच्छा प्रोग्राम हुआ है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक अनसर्टेनिटी आपकी ख़त्म हुई है कि ये प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह करके ये अब इसके बाद आपने जो रिफॉर्म्स करनी है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। आपने बिजली का ठीक करना है, वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। आपने एफबीआर को सही ठीक करना सर, है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का। दैट्स इट फॉर टुनाइट, नैब फॉर अनदर डे। कुछ लग रहा है उधर तो हाथ हौला नहीं कोई रखने वाला है। एक वक्फा नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।